बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पीटीवी न्यूज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर शुमाइला गफ्फार। नाजरीन, पीटीवी न्यूज़ का ये प्रोग्राम जिसका नाम है सेहत सब के लिए, एक नए तर्ज का प्रोग्राम है जिसमें हम लेते हैं लाइव कॉल्स और लाइव कॉल्स पर बात होगी आपकी सेहत के हवाले से। और जो नंबर्स हैं वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे कॉल्स करने के लिए, और मैं भी आपको यहाँ पर नंबर बताती चलूँ। द नंबर्स आर 0519212264 एंड 0519212263। जी हाँ, ये वो नंबर्स हैं जिस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी हेल्थ से रिलेटेड हमसे सवालात पूछ सकते हैं। इन सवालात के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही जानी मानी शख्सियत मौजूद हैं जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड अजहर महमूद कियानी साहब, जो कि एक रिनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट यानी माहिर अमराज कल्ब हैं। सर बहुत सारे अहम ओहदों पर फाइज रह चुके हैं। RIC से इनका गहरा ताल्लुक था, AFIC को कमांड कर चुके हैं एंड राइट नाउ ही इज सर्विंग एज चेयरमैन मेडिकल सेंटर कार्डियक सेंटर चक शहजाद इस्लामाबाद। और 40 साल से ये ना सिर्फ इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं बल्कि हम डॉक्टर्स के लिए भी सर एक रोल मॉडल हैं। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाल रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान में हेल्थ अवेयरनेस क्रिएट करें और दिल की बीमारियों के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। तो सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है तो क्या हार्ट अटैक का रिस्क भी बढ़ता चला जाता है? जी हाँ, बिल्कुल। आई थिंक जो ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं उसमें दिल की बीमारी के या हार्ट अटैक होने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। शुरू में तो ये बीमारी समझी जाती थी कि 50-60 साल के बाद की बीमारी है, लेकिन अब जो यंग एज में जैसे 20s 30s में 40s में भी ये बीमारी आ गई है। तो लेकिन अगर आपकी एज 50 से ऊपर है तो आपको अपने जो बेसिक सारे टेस्ट हैं वो करवा लेने चाहिए। और कहीं भी आपको सिम्टम जब होते हैं और कोई शक पड़ता है, कोई सीने में दर्द होता है, घबराहट होती है, पसीना आता है, अनयूजुअल कमज़ोरी महसूस करते हैं, टांगों में जान नहीं रहती, तो सही। फिर समझे कि आपको अपना चेक करवाने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपको दिल की बीमारी हो। अच्छा सर, कौन कौन से टेस्ट जो हैं वो करवा लेने चाहिए? बेस लाइन होनी चाहिए या दिल के भी तमाम टेस्ट करवाने देखिए, चाहिए? बेस लाइन तो सारी होती है। देखिए, आपका कई दफ़ा होता है कि आप जब टेस्ट करवाते हैं तो फिर पता चलता है बहुत सारी बीमारियों के सिम्टम्स आपको नहीं होते, और जब टेस्ट ख़राब होता है तो आपको इंडिकेट करता है कोई गड़बड़ है, और फिर आपको फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं तो आप उसकी रूट तक पहुंचते हैं और फिर वहाँ से इलाज शुरू हो जाता है। तो इसका जो बेस लाइन जो टेस्ट है हार्ट के, वो हो जाने चाहिए कि ब्लड कंप्लीट पिक्चर हो जाना चाहिए। ठीक ये है। पता चले कि उसमें से आपकी हीमोग्लोबिन कम तो नहीं है, कोई सही। सेल्स कम तो नहीं है। इसी तरह फिर आपकी शुगर, ब्लड शुगर टेस्ट फास्टिंग या रैंडम वो वो भी हो हो जानी जाना चाहिए। चाहिए। शुरू में वो पता चल जाए कि क्या लेवल क्या है, वो आपका एक बेस लाइन बन जाता है। और जब फ्यूचर में आप जब टेस्ट करवाते हैं तो आपको पता होता है जो मैंने पहला टेस्ट करवाया था उस वक्त मेरी शुगर या ये टेस्ट कितने थे, तो अब कितने बेहतर या कितने ख़राब हुए हैं। यानी आपके पास एक रिकॉर्ड है और आपका डॉक्टर भी जो है उसे कंपैरिजन करके देख सकता है कि आपकी बीमारी जो है वो बढ़ रही है या रुकी भी है या ख़राब हो रही है। और वैसे भी एक चेक ज़रूरी है, जिस तरह कि हम लोग हर चीज़ का एक सेफ्टी चेक कर रहे होते हैं तो अपनी हेल्थ का क्यों नहीं। और ये कॉन्सेप्ट जो है वेस्ट में बहुत ज़्यादा है कि एवरी जी ईयरली आपके फ़िज़िकल चेकअप होते हैं और हमारे मुल्क में सेहत पर तवज्जो नहीं दी जाती। और जी जी हाँ, सर। हमारे मुल्क में तो ये होता है कि जब आखिरी टाइम होता है तो फिर अस्पताल पहुंचते हैं। जब इमरजेंसी हो जाती है, सीरियस हो जाता है, बचना मुश्किल हो जाता है और मरीज सांस नहीं ले रहा, दिल बंद हो गया या इतना लागर हो गया कि उससे बैठा नहीं जाता, चला नहीं जाता, लेटा नहीं जाता, फिर अस्पताल लाया जाता है। सही। और उस वक्त वो फिर कहते हैं कि इसमें जान डाल दे, जो कि बड़ा मुश्किल काम होता है क्योंकि वो सीरियस होता है। उसमें से बीमारी, कुछ लोग वापस आ जाते हैं, कुछ नहीं आते। तो अच्छी जो इस सिचुएशन से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप शुरू में ही अपने टेस्ट करवा लें और कहीं पे कोई गड़बड़ है तो आपको पता चले और उसी वक्त इलाज शुरू हो जाए। तो आपकी देखिए, बीमारी किसको नहीं होती, बहुत सारे बिल्कुल। लोगों को बीमारियां होती हैं, वेस्ट में भी होती हैं, अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में, हर जगह पे ये बारी होती हैं। लेकिन वो टाइम पे चेकअप, जैसे आपने कहा कि उनका रूटीन का एक GP होता है, वो चेक करता बिल्कुल। है और वहाँ से जब गड़बड़ होती है तो आप स्पेशलिस्ट के पास भेज देता है जी कि वो ज़रा फर्दर इसको इन्वेस्टिगेट कर लें और जो ट्रीटमेंट है वो दे। तो वो आप बीमारियों को साथ साथ इलाज होता चला जाता है और इसीलिए वो 80-90 साल की उम्र तक पहुँच बिल्कुल। जाते हैं। क्योंकि बीमारियां उनको भी होती हैं, यंग एज में भी होती हैं, सही। अगर मिडिल एज में भी है और एल्डरली एज में उसमें भी होती है, लेकिन वो टाइम पे डायग्नोज हो जाता है, डायग्नोज हो टाइम पे जाते इलाज हैं। हो जाता है और फिर लॉन्जेविटी जो है उनकी वो बढ़ती चली जाती है। और बिल्कुल। यही काम पाकिस्तान में हो सकता है। अभी देखें, टेस्ट करवाने में कोई हर्ज नहीं है कि आपको शुरू में पता चले। और स्पेशली वो लोग
जिनके फैमिली में डिजीज़ है, जिस फैमिली का मतलब ये है कि वालदैन, बहन भाई ददियाल में है, ददियाल में मीन चचा ताया फूफी उनको है, या फिर ननियाल में है जिसमें मामू खाला उनको किसी को है, तो इसका मतलब है आपको होने के चांसेस ज़्यादा 50 है। तो आप अपने शुरू में ही टेस्ट करवा लें। ठीक है सर, यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ हैं, कॉल लेते हैं। जी कौन सा, आप कहाँ से हैं? जावेद इकबाल बात कर रहा हूँ जी, लाहौर से। जी अपना मसला बयान कीजिएगा। हाँ, मेरी एज 62 इयर्स है और मेरे ट्राइक्लोसाइड जो है ना वो मैंने 10 एक दिन पहले टेस्ट करवाया था। तो ट्राइक्लोसाइड जो है वो 550 के करीब है। ट्राइग्लिसराइड्स तो अब इनके ये है 500 पे कि हैं। मेरा डाइट पैटर्न जो है ना बिल्कुल लाइट है, उसके अंदर कोई भी घी चिकनाई और फैट ये कोई चीज़ नहीं है। जिस्म का जो वेट है वो भी नॉर्मल है हर कोई चीज़, लेकिन ट्राइक्लोसाइड की समझ ही नहीं आ रही कि ये क्यों बढ़ता जा रहा है, रुकता नहीं है। वैसे मैंने 4 साल पहले टेस्ट कराया था, उस वक्त 570 था, तो अब 550 है। तो थोड़ा गाइड कीजिए कि वजूहात क्या होती हैं और फिर इसको मैं कैसे क्योर कर सकता हूँ। ठीक है, आपके खानदान में किसी को दिल का आर्जा है? नहीं जी, किसी को भी नहीं है। ठीक है, वर्जिश वगैरह करते हैं आप? जो हल्की फुल्की चहलकदमी जैसे होती है वही करते बस। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी सर, इनका सवाल ये था कि इनके ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं वो काफ़ी रेज्ड आ रहे हैं और खाने में भी एहतियात करते हैं, हल्की फुल्की वर्जिश भी कर लेते हैं, फैमिली में भी कोई डिजीज़ नहीं है। तो ये पूछ रहे हैं कि ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होने की वजूहात क्या होती हैं, और थोड़ा सा ये भी बता दें सर कि कौन से फूड्स हैं जो कि हम अवॉइड कर लें तो हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने देखिए कोलेस्ट्रॉल उसमें वगैरह चंद को। जो हैं वो कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होते हैं। एक तो अगर आपका वज़न ज़्यादा हो तो उसमें ज़्यादा होता है। जिन लोगों को शुगर होती है उसमें इन्होंने नहीं बताया कि नहीं शुगर है कि नहीं है, वेट इनका ज़्यादा है कि नहीं है, वॉक उन्होंने बताया कि मैं थोड़ी वॉक करता हूँ। जो खुराक का ये होता है कि आप चिकनाई वाली ज़्यादा खुराक तो नहीं इस्तेमाल करते, ये कहते हैं मैं खुराक में भी ज़रा केयरफुल हूँ। तो अगर ये सारी चीज़ें आपको नहीं हैं तो फिर इसका मतलब है कि आपको अंदर आपके ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा बनते हैं। सही। देखिए जो भी आप चिकनाई वाली खुराक खाते हैं जिसमें पराठे हो गए, तली चीज़ें कोई, उससे ट्राइग्लिसराइड फ़ौरन बढ़ते चले जाते हैं। और ट्राइग्लिसराइड टेस्ट करवाने का एक तरीका होता है कि आप जो है वो रात को जो खाना खाया हुआ है और सुबह जब आप सैंपल देने जाएं तो 14 घंटे का गैप होना चाहिए। ठीक है सर। उससे कम होगा तो वैसे ट्राइग्लिसराइड फॉल्सली जो है वो ऊपर उनकी ज़्यादा रेंज आएगी, उनकी रीडिंग ज़्यादा आएगी। तो इसलिए हमेशा जब आपने ट्राइग्लिसराइड, बाकी तो लिपिड प्रोफाइल ठीक है, वो जो है वो फास्टिंग नॉन फास्टिंग में हो जाएगी, लेकिन ट्राइग्लिसराइड स्पेशली इसके लिए 14 घंटे का गैप जो है वो बहुत ज़रूरी है। और उसके बावजूद इनके 500 आए, और दूसरी चीज़ें देखनी होती है इनको पूरा कि इनका टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना है, इनका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कितना है, और जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है एचडीएल वो कितना है। सही। अब ये लो एचडीएल और हाई ट्राइग्लिसराइड ये एक रिस्क फैक्टर है। सही सर, यहाँ पर एक और कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं और फिर वी विल कम बैक टू दिस डिस्कशन। जी कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जी बताइएगा। जी मैं आसिफ बोल रहा हूँ चकवाल से, मेरी एज 60 है। तो जी। मुझे 2017 में हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था। ठीक। लाहौर कार्डियोलॉजी से मैंने ट्रीटमेंट लिया था। तो क्या ट्रीटमेंट लिया था आपने? ये एक हफ्ता मैं एडमिट रहा हूँ, तो मुझे एंजियोग्राफी पे मेरा जो है ना वो जो है ना एंजियोग्राफी हुई थी आपकी, ठीक है। जी जी। तो 2 साल मैंने दवाई खाई है। तो स्टेंट वगैरह डला था आपको कोई? जी नहीं, स्टेंट वगैरह नहीं डला था। क्या उन्होंने बताया था? उन्होंने क्या बताया था आपको डिजीज के हवाले से, कि दवाई खानी है बस आपने? बस दवाई खानी है जी आपने। और कितनी नालियां बंद हैं? कितनी नालियां आपकी बंद हैं? मेरी एक ही थी जी, एक ही। ठीक है, तो अभी आपको कोई मसला दरपेश हो रहा है? ये अभी मुझे कुछ ना कुछ कभी कभी ना थोड़ा सा सीने में तकलीफ होती है, दर्द होता है। अच्छा, सिर्फ आपको दर्द होता है कभी कभी? एक्सर्शन पे होता है, मुशक्कत तलब काम करते हुए, या वैसे भी आपको दर्द आता है? नहीं, वैसे जब मैं रात को सोता हूँ ना तो ये कभी कभी हो जाता है, पता नहीं ये डाइट की वजह से होता है या। अच्छा, तंबाकू नोशी करते हैं आप? जी। तंबाकू नोशी करते हैं, सिगरेट पीते हैं आप? नहीं 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 नहीं, कुछ भी नहीं। शुगर वगैरह है आपको? जी नहीं है, बिल्कुल ठीक है, शुगर नहीं है। एज आपने बताया 50 या 60 साल, कितनी बताई आपने? 60 साल। 60 साल है सर इनकी एज। वॉक करते हैं? वॉक वगैरह कर रहे हैं आप? जी। वॉक वगैरह करते हैं? वॉक मैं करता हूँ, लेकिन टांगों में दर्द ज्यादा शुरू हो जाता है।
पेन ठीक है, होती आपके है। सवाल का हम जवाब देते हैं। जी बहुत मेहरबानी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आई थिंक इनका 17 में ये बताएं कि इनकी एंजियोग्राफी हुई है, और एंजियोग्राफी में मोस्ट प्रोबेबली इनकी इतनी ज़्यादा बीमारी नहीं थी कि इनको स्टेंट वगैरह डलता या बाईपास होता, तो उन्होंने कहा होगा कि चलें दवाइयों से ही आप इसको जो बीमारी है इसको कंट्रोल करें। जी तो हो सकता है कि अब 5 साल हो गए इनके एंजियोग्राफी को, तो इनकी बीमारी बढ़ गई हो जो उस वक्त स्टेंटेबल नहीं थी या इतनी टाइट नहीं थी, वो मेडिसिन से हो, तो अब इन्हें पेन होना शुरू हो गया। दूसरा काम ये करते हैं कि ये वॉक नहीं करते, वो कहते हैं टांगों में दर्द होता है। जो भी वॉक करता है शुरू में टांगों में दर्द होता है, फिर उसके बाद ठीक हो जाता है। ये हर एक का ये बहाना होता है कि मेरा सांस फूल जाता है, टांगों में दर्द हो जाता है, थकावट महसूस होती है, हिम्मत नहीं होती। भाई हिम्मत तो तब होगी जब आप चलना शुरू करेंगे। सही। किसी एक बंदे नॉर्मल हेल्दी को, आप 18 साल के नौजवान लड़के को आप लटा दें बिस्तर पे 1 हफ्ते के लिए, और फिर उसके कहें कि उसके वॉक करे, तो तो वो उसको कहेगा भी कि हाँ, सांस उसे फूलेगा। सांस फूलेगा, मेरी टांगों में दर्द हो रहा है, चला नहीं जा रहा। ये आपकी जो ना चलना जो है फिजिकल इनएक्टिविटी है, उसकी वजह से ये मसले होते हैं। इन्हें चाहिए कि एक तो वॉक शुरू करें, आधा घंटा कम से कम, हफ्ते में 5 दिन वॉक करें। अपने ब्लड टेस्ट सारे करवाएं, जैसे हम ठीक है। जिक्र कर रहे थे, अपने ब्लड CP है, शुगर का टेस्ट है, देन किडनी के टेस्ट है, रीनल फंक्शन टेस्ट हैं, लिपिड प्रोफाइल है, कोलेस्ट्रॉल का है, यूरिक एसिड, ये करवाएं। एको अपनी करवाएं और ETT करवाएं। और इन्होंने ये नहीं बताया कि ये मेडिसिन कौन कौन सी ले रहे हैं। ये मेडिसिन, मेरा यही इनको जो व्यूअर्स हैं उनको यही रिक्वेस्ट होगी कि जब हमसे आप सवाल करते हैं तो अपना नुस्खा सामने रख लें। दवाइयाँ आपको याद होनी चाहिए, कौन कौन सी दवाइयाँ ले रही हैं, आपने टेस्ट कौन कौन से करवाए हुए हैं, उनके रिजल्ट्स क्या थे, वो बिल्कुल अपने सामने रख लिया करें। और अगर आपने कहीं एको या ETT करवाई है तो उसकी रिपोर्ट अपने सामने रख ले, ताकि हम अफसर, क्योंकि उसमें से मुझे फिर मशवरा देने में आसानी होगी। बिल्कुल, और हम जो पूछेंगे वो उनके सामने होगा और वो आराम से हमें वो बता ज़रा सकेंगे। ज़्यादा बेहतर होगा। तो इन्हें मेरा ये मशवरा है कि एक दफ़ा डॉक्टर साहब को जाके कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाएं, अपनी मेडिसिन एडजस्ट करवाएं, ताकि जो आपको सीने में दर्द होता है वो ठीक हो जाए, बेहतर हो जाए। एको ETT करवाएं, और अगर ज़रूरत है ब्लड टेस्ट आपके सारे हो जाने चाहिए। अगर ज़रूरत है दोबारा एंजियोग्राफी करवाने की 5, तो वो उन टेस्टों के बाद डिसाइड करेंगे कि आपको ज़रूरत है कि नहीं है। लेकिन जो बहुत इस वक्त ज़रूरत है कि अपना नुस्खा ठीक करें, दवाइयाँ अपनी ठीक करें, वॉक शुरू कर दें, खुराक पेट भर के खाना ना खाएं, भूख रख के खाना खाएं, और जब वॉक करें तो खाली पेट वॉक करें। यानी पेट भरा हुआ हो, खाना खाया तो फिर आपने वॉक नहीं करनी, फिर वो दिल के ऊपर बोझ बनता है। तो क्योंकि दिल को 2 काम करने पड़ते हैं जब आप वॉक करते हैं। एक, उसने आपका खाना हजम करना है, मैदे को ब्लड सप्लाई करनी है, दूसरा उसने आपके टांगों को ब्लड सप्लाई करनी है, तो उसका काम डबल हो जाता है, उसमें आपको अनजाना हो जाता है। और अगर आपकी बीमारी ज़्यादा हो तो आपको खाना खाने के बाद वॉक करने से हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि जब भी आप वॉक करें तो खाली पेट हो, और अगर आपने खाना खाना है तो वापस आके वॉक करके आए तो फिर आप खाना खाएं। सर, यहाँ पर एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। जी, कौन सा, आप कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम, मैं मियाजुल फकरुद्दीन बात कर रहा हूँ सवाबी से। वालेकुम अस्सलाम जी, सवाल बताइएगा। आपने तो ये कहा था कि हाई ब्लड प्रेशर ना, तो मेरा एज जो है 52 इयर्स है। ठीक है। और ब्लड प्रेशर तो नहीं है, लेकिन कभी कभार ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। वजन 80 kg है। लो कितना हो जाता है? लो कितना हो जाता है? लो जब आप चेक करवाते हैं तो कितना होता है आपका ब्लड प्रेशर? लो हो जाता है, वो तकरीबन 110 से नीचे आ जाता है। अच्छा, ठीक है। 190। तो मैं समझता हूँ ये जेनेटिकली, तो पेरेंट्स का जो था वो उनका ब्लड प्रेशर था, लेकिन 60+ के बाद था। नहीं, लो ब्लड प्रेशर आप कह रहे हैं कि आपको हो रहा है, तो अभी आपका मसला, यानी आप पूछना क्या चाह रहे हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि लो ब्लड प्रेशर के लिए क्या इख्तियारी तदाबीर करनी चाहिए? न्यूट्रिशन तो ठीक है, ग़िज़ाइयत भी सही है, लेकिन ये वजह क्या है इसका? सही है, आपके सवाल का हम जवाब देते हैं। जी सर, इनका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है और ये पूछना चाहते हैं कि इस तरह से क्यों हो रहा है और इसके लिए क्या करना चाहिए? देखें, अब ये बड़ा कॉन्सेप्ट बड़ा गलत है कि लो ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर की एक रेंज है, और उस रेंज में जब ब्लड प्रेशर रहता है तो वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर। ठीक है। नीचे वाली रेंज है 90-60 की, ऊपर वाला 90 और नीचे वाला 60 हो तो आपका ये नॉर्मल है, कट ऑफ है। ठीक है सर। और ऊपर जो है वो 140-90 है। ठीक है। इसके दरमियान में जहां मर्जी चक्कर लगाता रहे वो नॉर्मल आपका ब्लड प्रेशर। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। आप जाते हैं डॉक्टर के पास और उसने एक ड्रिप लगानी है आपको, वो कहना जी लो है ब्लड प्रेशर, आपको ड्रिप लगानी पड़ेगी। बिल्कुल, आपको कोई ड्रिप की जरूरत नहीं, आपका लो ब्लड प्रेशर नहीं। 110-70 फर्स्ट क्लास इनका बहुत अच्छा है, बल्कि इनका तो बहुत नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। तो ये हमारा एक देखें ना, एक तरीका बन गया प्रैक्टिस का भी कि पेशेंट को बताना जी लो ब्लड प्रेशर है। अब मैं इस प्रोग्राम के थ्रू बता रहा हूँ कि आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर 90-60 से लेके 140-90 तक ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। 90 से कम हो
तो फिर आप कहें जी कि लो है, फिर उसको कुछ करना। वो ज़्यादातर लोग होते हैं जिनको डायरिया हो जाए, पेट ख़राब हो गया, वॉमिटिंग होगी, डिहाइड्रेशन होगी, गर्मी हो गई, उसमें पानी का बहुत ज़्यादा ज़ाया पानी होगा तो आप उसमें नीचे नीचे चला ले लें, जाता है। उसमें या फिर आप नींबू कुछ पानी दवाइयाँ पी लें। ऐसे ले रहे हैं, ओवर मेडिकेशन है, उसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर वाली हैं उनसे आपका ब्लड प्रेशर लो हो गया। लेकिन ये जो ब्लड प्रेशर का मामला, इनको बिल्कुल आई थिंक, ये ज़्यादातर जो मरीज़ मेरे क्लिनिक में आते हैं वो यही कहते हैं जी लो ब्लड प्रेशर का बताओ। अच्छा, दूसरा ये है कि जिस डॉक्टर के पास जाएं उसे कि मेरा ब्लड प्रेशर चेक करे और मेरे कागज़ पे लिख दे, हाँ, ये बहुत और मेरा रिकॉर्ड जो करना हार्ट बहुत रेट ज़्यादा है, जो ज़रूरी मेरी है सर। नब्ज़ है, वो मेरे कागज़ पे लिख दे। वो डॉक्यूमेंट कोई नहीं करता। डॉक्यूमेंट नहीं उसे करते, अच्छा, कह उसे देते पता हैं है बस कि ठीक है उसे आपका पता है ब्लड कि ये प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर है जिसे मैं लो कह रहा हूँ, और उसी पे मैं उसे ड्रिप और टीका लगा रहा हूँ, तुम्हारा ब्लड प्रेशर ठीक कर रहा हूँ। वो सिर्फ मरीज को पता होना चाहिए उसका नॉर्मल ब्लड प्रेशर था, नॉर्मल ब्लड प्रेशर पे उसे ड्रिप लगी जो गलत लगी, नॉर्मल ब्लड प्रेशर को उसे ताकत का टीका लगा जो गलत लगा। इसलिए ये आपके नॉर्मल रेंजेस हैं, इस नॉर्मल रेंजेस को छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, ये सर आपने बड़ी अच्छी बात की कि यूजुअली ये होता है कि वो जाकर कहते हैं कि जी मेरा ब्लड प्रेशर लो है और मुझे ड्रिप लगा दें, और बिला वजह की ड्रिप और ताकत का टीका जो है वो लगवा कर घर आके कहते हैं जी इलाज हो गया है। ये हमारी बड़ी गलत ये प्रैक्टिस हमारी है। मैल प्रैक्टिस है, और ये मैल प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा, और मरीजों को एजुकेट करते हुए बड़ा आई थिंक आपको तकलीफ होती है। और ऐसे फिक्स्ड उनके हो सकते हैं जी ताकत आनी है तो ड्रिप लगने से आनी है, बिल्कुल। और इंजेक्शन लगाने से आनी है। आपने बताते रहें कि आपको इस ड्रिप की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ड्रिप और इंजेक्शन जो है वो एक बीमारी का सोर्स है और कई बीमारियां लगाती है। बिल्कुल, देखिए, ऐसे आपको गैर जरूरी जो ड्रिप लगेगी उसमें हेपेटाइटिस, आपको यरकान हो जाएगा। सही। वो आप लगेगी तो आपको एड्स हो जाएगा। वो लगेगी तो और इन्फेक्शस डिजीज जो आपकी बहुत ज़्यादा है वो आ जिससे जाएंगी। आप बच सकते थे, बच वो गया, आपने लगवा लिया। वो आपने लगवा लिया। और आजकल जो है हमारे पास जो सिरिंजेस आती हैं या कुछ ड्रिप्स आती हैं, वो ऐसी स्पीरियस किस्म की आती हैं कि यूज्ड को दोबारा रीपैक करके वो बेच देते हैं, और वो अगला सिलसिला हो जाता है और उसमें से इन्फेक्शन फैलती है। और ये ज़्यादा सोर्स है यरकान करने का, और HIV एड्स जो है वो करने का, ये सबसे बड़ा बिल्कुल सोर्स सर। एक और कॉलर है हमारे साथ जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जी, बताइएगा। आज़ाद कश्मीर से बात कर रहा हूँ, इफ्तिखार अहमद अब्बासी। अपनी वालदा के बारे में पूछना था जी, पूछिए। डॉक्टर साहब से कि अर्ज ये है कि मेरी वालदा हैं, उनकी तकरीबन 75 प्लस, मतलब ये एज है। ठीक तो है। उनको 2 मरतबा ये प्रॉब्लम हो चुकी है, बहुत ज़्यादा सीने में दर्द, इसी तरह लेफ्ट बाजू में, और चेकअप करवाया तो डॉक्टर साहब ने ये एडवाइस किया कि इनका जो है ना 2 दिल के वाल जो हैं वो लीक हैं, एक ज़्यादा है और एक कम है। ठीक है। उन्होंने ये कहा है कि जी आप सर्जन से बेशक रब्ता कर लें, लेकिन इनकी एज ज्यादा है, आप इनको मेडिसिन पे रखें। तो मेरा पूछने का मकसद ये था, क्या मेडिसिन ही लॉन्ग लाइफ इनका कोई मतलब हल है, या जरूरी है इनका ऑपरेट करवाना, यानी ओपन हार्ट सर्जरी? सही, मेडिसिन वो बाकायदगी से खा रही हैं? जी मेडिसिन खा रही है, लेकिन ये होता है कि अक्सर उनको दर्द ऐसे हो जाता है, दोबारा से दर्द आता है। कौन सी मेडिसिन दी हैं डॉक्टर ने? ये है एस्कॉर्ड और इस तरह 2-3 और मेडिसिन है, अभी मुझे नाम याद नहीं है। ठीक है। तो वो मेडिसिन ये है कि वक्ती उनको आराम आ जाता है, लेकिन महीने में या 20 दिन के बाद एक बार फिर उनको इस तरह अटैक हो जाता है। एको की रिपोर्ट है। एको एक की रिपोर्ट है मुस्तकिल हाल आपके पास? एको की रिपोर्ट? एको की रिपोर्ट है मेरे पास। ठीक, उसमें क्या है? आखिर में क्या लिखा? आखिर में क्या लिखा हुआ है? डॉक्टर ने क्या लिखा है उस पे? अगर आप थोड़ा सा बता सके हमें। ये मैडम मैं तो नहीं बता सकता, क्योंकि मेरे पास रिपोर्ट्स हैं, लेकिन वो मैं किसी तरह आपको सेंड कर सकता हूँ, किसी व्हाट्सएप के जरिए या इस तरह। बहुत शुक्रिया, आपके सवाल का जवाब देते हैं हम यहाँ पर। जी सर, इनकी मदर हैं 70-75 प्लस, और उनके 2 वाल्व जो हैं उसमें प्रॉब्लम है, और इनको डॉक्टर साहब ने कहा है कि दवाई खाइए, क्योंकि ऑपरेशन वो कह रहे हैं कि इस उम्र में उनका नहीं हो सकता। तो ये पूछना ये चाह रहे हैं कि बाज़ औक़ात इनको दर्द आता है, तो व्हाट शुड दे डू? अभी पहले तो ये था कि इनकी बीमारी क्या है, क्या वेल्व्स का उन्होंने जिक्र किया, लीक करता है। एक होता है हार्ट अटैक वाली बीमारी जिसमें आर्टरीज आपकी ब्लॉक्ड होती हैं, एक होती है वेल्व्स वाली बीमारी जिसे हम वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ कहते हैं, उसमें वेल्व या बंद होता है या लीक कर रहा होता है। तो मोस्ट प्रॉब्ली आई थिंक एको रिपोर्ट इनके पास वो ये पढ़ नहीं सकते थे, उन्होंने यही कहा होगा कि वेल्व लीक कर रहा है और उसको वेल्व को सर्जरी करवाने की ज़रूरत है, और फिर ये भी कहा होगा कि उम्र 70 साल है, इसमें रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। होता यह है कि मैं जनरल व्यूअर्स के लिए मेरी जो ओपिनियन है वो ज़रा सुन लें, सबके लिए ठीक है, कि अगर आपके घर में कोई ऐसा मरीज़ है जिसकी इतनी उम्र है और वो दवाइयों के साथ सही चल रहा है और उसका कोई इशू नहीं है और दवाइयों के साथ कंट्रोल्ड है, तो फिर आई थिंक सर्जरी में वे कर लें। देखिए इस उम्र में आके सर्जरी के रिस्क होते हैं, हाँ, कॉम्प्लिकेशन है, स्ट्रोक हो सकता है, गुर्दे फेल हो सकते हैं,
हीलिंग वूंड की जो है वो स्लो हो जाती है, यानी ज़ख्म कम आहिस्ता से ठीक होता है। हड्डियों जिनको हम जोड़ते हैं, काटते हैं और वायर के साथ जोड़ते हैं, वो हड्डियाँ कई दफ़ा खुल जाती हैं। ये सारे इश्यूज़ हैं जो कि हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ये हों, लेकिन हो सकते हैं। लेकिन अगर आपका मरीज़ जो है वो बगैर सर्जरी के दवाइयों के साथ चल फिर रहा है, घर के अंदर चल फिर रहा है, खाना खा रहा है, तो अच्छी बात है, कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं है। इनका जो पेन का बता रहे हैं, मुझे ये भी लग रहा है कि इनका जो पेन है वो दिल वाला पेन नहीं है, वो मस्कुलर पेन है कोई। तो वो सांस फूलता है जब वेल लीक करता है या बंद होता है, वो सांस अगर नहीं फूलता, आराम से सो जाती हैं, एक तकिए से सो जाती हैं, नहाती हैं, खाना खाती हैं, उनकी सांस नहीं खराब होती, तो ये दवाइयाँ जो है डॉक्टर ने लिख के जारी रखें। और एक और ओपिनियन दूसरे डॉक्टर की, और अच्छे यानी एक्सपीरियंस बंदे की, कार्डियोलॉजिस्ट की ओपिनियन जरूर ले लें, ताकि आपको भी ना शक रहे कि ये क्या। ज़्यादातर मैं हमेशा लोगों को ये मशवरा देता हूँ कि अगर आपका मरीज़ ज़्यादा उम्र का है, ठीक है, तो कोशिश ये करें कि सर्जरी के बाद उसकी हालत पहले से बेहतर होनी चाहिए। अगर पहले से खराब होनी है सर्जरी के बाद, तो ये हालत ठीक है। इसको दवाइयों के साथ कंट्रोल करके रखें, ना गैर जरूरी सीना चिरवाएं, ना गैर जरूरी ऑपरेशन करवाएं, बहुत ज्यादा और कॉम्प्लिकेशन यू नेवर नो कि आप सर्जरी के बाद बहुत ज्यादा परेशान हो जाए। तो इसलिए बेहतर ये है कि अगर दवाइयों के साथ आप ठीक है, दवाइयाँ रखें। हाँ, बहुत मजबूरी है और डॉक्टर कहता है और कोई जो है वो क्वालिफाइड डॉक्टर आपको कहता है नहीं सर्जरी ज़रूरी है, तो फिर आप करवाएं। लेकिन मेरी ये कोशिश होगी कि वो नई मुसीबत जो है वो मोल ना ले। सही है। और दूसरी बात ये कि ये भी आपने बड़ी अच्छी बात की सर, कि अगर इनको शक हो रहा है तो ये एक दूसरा मशवरा भी ले सकते हैं। यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। जी, कौन सा, आप कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम। मैं इस्लामाबाद से अब्दुल लतीफ बोल रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब से कहीं डॉक्टर साहब ने मेरे स्टंट डाले थे 10 साल पहले, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। मतलब एक रोटी खाता हूँ और मेडिसिन रेगुलर खाता हूँ। तो अभी प्रॉब्लम अभी ये कि मेरे गामा जीटी जो है वो बढ़ गया है ना, 152 हो गया था लास्ट में। फिर दोबारा टेस्ट करवाया तो मुझे वो 92 हो गया था। तो वो क्या इस वजह से है? और दूसरा ये कि सीपी जो कितने अरसे के बाद करवाना चाहिए? सही, ये आपका सवाल है। ये 92 क्या हो गया? 92 क्या हुआ है आपका? 152 हो गया था गामा जीटी, तो दोबारा 1 महीने के बाद चेक करवाया तो 92 था ना। कोई मेडिसिन ले रहे हैं? मेडिसिन कोई इस्तेमाल कर रहे हैं आप? मेडिसिन यही इस्तेमाल कर रहा हूँ जो मैं रेगुलर ले रहा हूँ ना, डॉक्टर साहब लिखते हैं। आप अल्कोहल वगैरह तो नहीं इस्तेमाल करते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझसे ये सवाल भी उन्होंने भी पूछा था कि ऐसा तो नहीं है। मैं हाँ, एक मेरी वो सीजनल गोली है जो मुझे मिर्गी का दौरा होता है, उसके लिए मैं यूज करता हूँ। सही। आपने हेपेटाइटिस बी और स्क्रीन करवा ली? हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट हो चुका है आपके? नहीं, वो नहीं है, मैं टेस्ट करवा चुका हूँ। नहीं है, वो नहीं है, नेगेटिव आए थे। किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाया है आपने, जो मैदे के जो डॉक्टर होते हैं या जिगर के? था मैंने उन्हें। उन्होंने क्या कहा था आपको? उनको दिखाने के उन्होंने कहा था कि आप मेडिसिन लें, तो ये जो मुझे इन्होंने दी थी, तो उसके बाद आपको अगर कहा मुझे तो मेरे पास आने की जरूरत थी। अल्ट्रासाउंड करवाया था उन्होंने। ठीक है। अल्ट्रासाउंड में कुछ आया था आपके? नहीं, उन्होंने कहा ठीक है। ठीक है। कोई कोलेस्ट्रॉल के लिए? कोलेस्ट्रॉल वगैरह आपका कोई, उसके लिए कोई मेडिसिन ले रहे हैं आप? जी, मैं ले रहा हूँ। कोलेस्ट्रॉल के लिए मेडिसिन ले रहे हैं सर? बता सकते हैं कौन सी? बता सकते हैं कौन सी ले रहे हैं आप? लिपिरेक्स ले रहे हैं सर। कितने एमजी ले रहे हैं आप? 20 mg। और कोलेस्ट्रॉल आपका कितना रहता है? कोलेस्ट्रॉल कितना रहता है आपका? कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल ही बताते हैं। मैं डॉक्टर अख्तर अली बंदे शाह साहब है यहाँ पे, उन्हीं के चेकअप करवाता हूँ तकरीबन 3 महीने के बाद। ठीक है, तो यानी दवाई से आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो कंट्रोल्ड है? हाँ, उन्हें अगर कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल है तो लिपिरेक्ट या लिपिरिजेट जो है उसको 10 मिलीग्राम कर दे, तो हो सकता है कि ये जो लिवर के टेस्ट हैं ये आपके ठीक हो जाए। ठीक है, आपने जवाब सुन लिया होगा। सर ने कहा है कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक आ रहा है तो आप अपनी दवाई जो है वो 20 मिलीग्राम से 10 पे शिफ्ट कर दें, तो आपके जो ये जिगर के टेस्ट वगैरह हैं ये सही हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने का। जी सर। जी, अच्छा, वो एक आपका बीच में सवाल रह गया था जो जिनका ट्राइग्लिसराइड्स है। बिल्कुल सर, मैं वहीं पर आने वाली थी कि ट्राइग्लिसराइड्स की हम बात कर रहे थे। हमारे जो एशियंस हैं और जो सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं, इनका जो रिस्क फैक्टर है, एक HDL अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम होता है और ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होता है। और जब ये ट्राइग्लिसराइड्स लेवल पे हो जाए तो फिर उसको कई दफ़ा मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। आप जब पूरी खुराक भी कंट्रोल करें, चिकनाई भी ना ज़्यादा खा रहे हो और वेट को भी आपने कंट्रोल कर लिया हो और आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो, और देखिए ये 3 चीज़ों से कम होता है। वज़न कम करने से, ठीक है, वॉक जो है करने से,
और तीसरा जो है वो सिगरेट बंद करने से। सही। और खुराक का कंट्रोल बहुत जरूरी है। अगर इसके बावजूद ना, इसका मतलब आपके अंदर ज़्यादा बन रहा है। सही। जो आपके जिस्म के अंदर जो लिवर बनाता है, जब वो ज़्यादा बन रहा है तो फिर उसको कंट्रोल करने के लिए आपको दवाई लेनी पड़ती है। वो डॉक्टर के मशवरे से इन्हें दवाई जो शुरू हो जानी चाहिए। उनका ट्राइग्लिसराइड जब कंट्रोल हो जाए तो फिर मेरा ये होगा कि 2-3 महीने वो मेडिसिन खा के और फिर उसके बाद दोबारा चेक करें, फिर से बेशक बंद कर दें और बंद करके देखें क्या दोबारा आपकी डाइट, वेट और एक्सरसाइज से वो नीचे आता है कि नहीं आता। अगर वो नीचे आता है तो फिर दवाई आप छोड़े रखें और दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। यानी अगर आपने सब कुछ कर लिया है और फिर भी आपके ज़्यादा आ रहा है, आपने एहतियाती तदाबीर सब ले ली हैं, तो फिर आपको दवाई लेनी पड़ेगी और उससे उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। अच्छा सर, ये ड्राई फ्रूट्स खाने का भी बड़ा ट्रेंड है, तो क्या उससे भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है या ट्राइग्लिसराइड वगैरह? वही होता है कि हमारे लोग ड्राई फ्रूट जब खाते हैं तो फिर ज़्यादा ही खाना खाते ही शुरू कर चले देते हैं, जाते हैं। खाते हैं कि शायद इससे बीमारी बिल्कुल भाग ही बिल्कुल। जाएगी। ऐसा नहीं होता। देखिए ड्राई फ्रूट होता है, उसमें ऐसे 2-3-4 दाने हो तो वो ठीक है। कुछ ड्राई फ्रूट है जिनमें जो है वो ऑयल का कंटेंट ज़्यादा होता है और कई दफ़ा उससे भी ज़्यादा हो जाता है। कैश्यूज सर? हाँ जी, हाँ, उस पर कैश्यू का है, मूंगफली का है सिलसिला, उसमें बहुत पीनट्स भी बहुत ज़्यादा है। heavy इसी हैं, तरह आपने जब खाने ही हैं, अपने अखरोट खाने हैं, बादाम खाने हैं, तो 3-4 दाने से ऊपर आप जो है वो नहीं खाने चाहिए। अब उसमें से लोगों का यूरिक एसिड बढ़ जाता है। जब वो यूरिक एसिड अगेन एक रिस्क फैक्टर है, उसमें से आपको किडनी स्टोन्स बनते हैं, आपको जोड़ों में जमा होता है, आपके जोड़ों का तकलीफ शुरू हो जाती है। तो हर चीज़ मॉडरेशन में, इत्तेदाल में हर चीज़ में जो म्याना रवि बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे लोग तो अपने जो नॉर्मल, मैं ये जो आपकी खुद जो है ना कुदरती खुराक, जिसमें सलाद का सब्जियों का और फ्रूट का बड़ा अमल दखल है। देखें ये इसमें ना सिर्फ आपको बीमारियों से बचाते हैं, बल्कि आपके जिस्म के अंदर अगर कोई कैंसर सेल्स बन रहे होते हैं तो ये सब्जियां, फ्रूट के अंदर कुदरत ने ऐसा निज़ाम रखा हुआ है, उन सेल्स को शुरू में ही मार देते हैं। बिल्कुल। कुदरत ने इस जो कुदरती ग़ज़ा है इसमें इसी में इलाज रखा बिल्कुल, हुआ। बिल्कुल। तो हमारा जब होता है कि हम गोश्त खाते हैं और ज़्यादा चटपटी चीज़ें और ज़्यादा फ्राइड चीज़ें खाते हैं और फास्ट फूड खाते हैं, उससे बीमारियां जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। यहाँ पर एक कॉलर है हमारे साथ। जी, कौन साहब, कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपने टीवी की आवाज़ स्लो कर लीजिएगा प्लीज। जी शौकत बोल रहा हूँ जी, इस्लामाबाद से। मेरी उम्र बयान करें। जी मेरी उम्र 70 साल है। ठीक है। शुगर पेशेंट भी हूँ। शुगर मेरी जो है वो 130 अराउंड होती है, 150 तक भी चले जाती है सुबह के वक्त। सुबह के वक्त फास्टिंग आप कह रहे हैं यानी? फास्टिंग कह रहा हूँ। ठीक है। 4 स्टेंट लगे हैं मुझे, 2 एक दफा, एक दफा, एक दफा। वॉक में खांसी कर लेता हूँ, मेरा सांस वगैरह नहीं फूलता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ये मेरा प्रॉब्लम है कि कभी कभार खाना खाने के बाद मेरा सांस फूलता है थोड़ी देर के लिए। ठीक है। तो मुझे क्या करना चाहिए? एक दूसरा मेरा सवाल है कि क्या मैं कुछ मेरे ऐसे टेस्ट हो सकते हैं कि मेरा पूरा चेकअप हो जाए, कहीं दोबारा प्लॉक वगैरह तो नहीं हो रहा जो वेल मुझे लगे हैं? ये 2 बातें हैं मेरी। ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड है आपका? जी ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है जी। दवाई मैं खाता हूँ इसके लिए। दवाई कौन सी खा रहे हैं आप? ये एग्जैक्टली मैं इस वक्त नहीं कह सकता, मुझे नहीं, वो बच्चे डाल देते हैं प्लानर में, मैं खा लेता हूँ। सही। तो इस तरह से है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी सर। जी आई थिंक बड़ी अच्छी बात है। बच्चे माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं जो कि पिल बॉक्स में दवाइयाँ डाल देते हैं और बुजुर्ग जो है घर के वालिदैन ले लेते हैं। लेकिन मेरा इनको ये मशवरा होगा कि हर मरीज़ को अपनी दवाई का ज़रूर पता होना चाहिए कि कहीं बच्चे नहीं होते, कहीं आप ऐसी जगह पे होते हो तो आपको दवाइयों का नाम याद होना चाहिए कि ये आपने मैंने लेनी है, ये सुबह लेता हूँ, ये शाम को लेता हूँ। और कोशिश ये करें, ज़्यादातर कोशिश ये करें कि हर जो गोली है या जो दवाई है उसकी स्ट्रेंथ उसके जो वो पता होना चाहिए कितने मिलीग्राम की है। मैं कहीं आप इमरजेंसी में जाते फिर आपको पता नहीं था कौन सी दवाइयाँ खा रहा हूँ, किस स्ट्रेंथ में खा रहा हूँ। तो कोशिश ये होनी चाहिए खुद पता हो। और मैं दवाइयों के रंग भी मुख्तलिफ आते हैं, कुछ ब्रांड नेम भी डिफरेंट होते हैं, तो इसलिए आपको नाम पता। वो बुजुर्ग जो टोटली डिपेंडेंट हैं, जिनकी नज़र ख़राब है, जिनकी कंप्रीहेंशन ठीक नहीं है, उन्हें चीज़ें याद नहीं रहती हैं और दवाई याद नहीं रहती, यस उनको आप पिल बॉक्स में डाल दें। वैसे भी अदरवाइज जो ऑर्गेनाइज बंदा है वो पिल बॉक्स में डालता है, लेकिन उसको याद रहती हैं जो उस पिल बॉक्स में खुद डालता है। हाँ, उसे पता है किस रंग की मेरी ये टैबलेट है जो जानी है। बड़ी अच्छी एक्टिविटी है, बहुत अच्छी, आपकी अच्छी मसरूफियत है। हाँ, वहाँ से आप देख और फिर आपको पता होता है। मैंने कुछ मरीज ऐसे देखे, मेरा वो मरीज बहुत ही अच्छा रहता है
जो इतना डिसिप्लिन होता है कि उससे जो बताया उसके हिसाब से खुराक ले रहा है, जब बताया वो दवाई ले रहा है, उसे अपनी दवाइयों का रंग भी याद है, उसे अपनी दवाइयों का स्ट्रेंथ भी याद है, और जितनी वॉक बताइए वॉक भी कर रहा है, जितना सोना है वो भी कर रहा है। गैर ज़रूरी जब वो खा लेता है तो गैर ज़रूरी चीज़ें खाता नहीं है, अगर कोई ऑफर भी करे तब नहीं खाता। तो ये लोग हैं जो कि बहुत अच्छे, और जिनको मेरे क्लिनिक की ज़रूरत कम पड़ती है। मैं उन्हें कहता हूँ यार आप 6-6 महीने साल के बाद भी मेरे पास आ जाओ तो ठीक है, हाँ 6 महीने बाद आना ज़रूरी होता है, क्योंकि आपके सर्टन टेस्ट करवाने होते हैं, और वो टेस्ट जो है वो हमें पता चलता है कि गड़बड़ हुई है, कि इन दवाइयों की वजह से तो नहीं कोई टेस्ट ख़राब हो रहा, दवाई बंद करने की ज़रूरत तो नहीं है, या टेस्ट दवाइयों के बावजूद ख़राब हो रहा है तो दवाई की डोज बढ़ाने की ज़रूरत है। वो वाली चीज़ जो है वो जज करनी वो बहुत ज़रूरी है। उसमें से एक सवाल था पिछला कि ये ब्लड CP कब करवानी चाहिए? ये 3 आई थिंक महीने के बाद जरूर करवा लेना चाहिए। खाने के बाद इनका सांस फूल जाता है। हाँ, खाने के बाद वो कहते हैं कि जब आप पेट भर के खाते हैं, हम पंजाबी में कहते हैं तुन के खाते हैं, तो फिर जाके सांस फूलता है। अगर आप भूख रख के खाएं, थोड़ा पेट खाली और छोड़ दें तो फिर सांस नहीं फूलता। लेकिन ये सारा कुछ एहतियात करने के बावजूद फूलता है तो फिर एक दफा डॉक्टर साहब को जरूर चेक कराएं, क्योंकि ये फिर एक दिल का एक सिम्टम जो है वो बन जाता है। एक और सवाल भी मैंने भी आपसे करना है, लेकिन यहाँ पर एक कॉलर हैं जी। कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ जी, बताइएगा। मुझे डॉक्टर साहब से पूछना है कि मैं थोड़ा सा भी चलती हूँ तो मेरा सांस फूलना शुरू हो जाता है। सही। एज क्या है आपकी? मेरी एज है 42। वजन आपका ज्यादा है या? 92। 92, ठीक है जी। और कोई मसला है आपको शुगर का या ब्लड प्रेशर का? ब्लड प्रेशर मेरा कभी कभी ज्यादा भी हो जाता है और कभी कम भी हो जाता है। कितना ज्यादा कितना हो जाता है आपका ब्लड प्रेशर? जब मैंने एक दफा इसी साल लास्ट टाइम मेरा हुआ था तो 150 हो गया था। अच्छा, ठीक है। उसके लिए कोई दवाई वगैरह ले रही हैं आप ब्लड प्रेशर के लिए? उस टाइम पे मैंने खुद से ही घर से पैनाडोल ही खाई थी। अच्छा, ठीक है। वॉक वगैरह करती हैं आप रेगुलरली? नहीं कर रही हैं। सही, बहुत शुक्रिया कॉल करने का जी। सर, इनकी उम्र 42 है और वेट इनका 92 है, तो इस पर आप जरा रोशनी डालें। वो देखें आप, वेट एक सांस की वजह है। बिल्कुल। जब आप देखें एक ख्वातीन है, उनकी अगर नॉर्मल हाइट है, एज 40 है, और उसमें से इनका वेट होता है कि 50-55 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। केजीज की आप बात केजीज की मैं बात कर रहा हूँ, और अगर ज़्यादा भी चला जाए तो फिर आई थिंक 60 तक चला गया। उससे ऊपर जितना एक्स्ट्रा वेट है वो यही समझे कि आप एक भार उठा के फिर रहे हैं, और उससे सांस हर एक का फूलेगा, चाहे आपको बीमारी कोई हो या ना हो। दूसरा ये होता है कि आप कोशिश ये करें कि आपका ये वेट कम हो, और वेट कम करने का सबसे आसान तरीका जो है वो ये है कि अगर आप खाना खा रहे हैं, चपाती ज़्यादा खा रहे हैं, वो आधी कट कर दें, मीठा बंद कर दें, यानी चीनी का इस्तेमाल कम कर दें, क्योंकि जितना भी मीठी चीज़ें आप खाते हैं, जिसमें जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, हमारी बेकरी होगी, घर में मीठा बन गया बहुत ज़्यादा, उससे हो जाता है। आजकल इस सीज़न में आम ज़्यादा खाने से जो है वो आपका वेट बहुत ज़्यादा बड़ा मसला है सर। लोग 2-2, 3-3 आम खाते हैं और फिर कहते हैं हमारी शुगर नहीं कंट्रोल हो रही। हम खाना तो खा नहीं रहे, सिर्फ आम खा रहे हैं। वही है, कैलोरीज बहुत ज़्यादा हैं, शुगर बहुत ज़्यादा। आम हर एक को खाने का दिल करता है, बहुत ही मज़ेदार फल है, और लेकिन आप फिर उतना ही सामने रखें जितना आपने खाना, और फिर घुटली गिने कि आपने कितने आम खा लिए। वो वाली बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपको पता चल जाता है कि आपका वेट ज़्यादा, अगर आपने कुछ ज़्यादा खाएं तो फिर 1 घंटा ज़रा ज़्यादा वॉक करके आ जाएं, और उस दिन मीठी चीज़ कोई ना आप खाएं। क्योंकि इससे जो शुगर वालों की शुगर ख़राब होती है, और वेट वालों का वेट इससे बढ़ता चला जाता है। अच्छा सर, आजकल हब्स बहुत ज़्यादा है और लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, और स्पेशली जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं उनकी बीमारी उनको लगता है कि इस मौसम में ज़्यादा हो गई है, तो उनको क्या करना चाहिए? उनको सबसे पहले तो यह है कि ये मौसम अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। यानी जहाँ पे हब्स हो वहाँ पे पंखा चल रहा हो, पंखे के नीचे बैठे हों, या अगर आपको कूलर तो इस मौसम में काम नहीं करता, तो एसी वाली या ठंडी जगह तो वो ज़्यादा बेहतर है। और ज़्यादा गर्मी हो तो फिर आप कोशिश ये करें कि दिन में 2-3 दफ़ा नहा लें, और कपड़े आपके जो गीले हों। हमारा जो दिल वाला मरीज़ है गर्मियों में बहुत तंग होता है, बहुत ज़्यादा तंग होता है। एक दवाइयों का भी कुछ असर होता है, एक बीमारी का असर होता है, और दिल के ऊपर जो बोझ है वो बढ़ जाता है गर्मी की वजह से। और आपने उसी हिसाब से अपनी जो दवाइयाँ हैं सर्दी और गर्मी के हिसाब से अपने कार्डियोलॉजिस्ट से एडजस्ट करवानी होती है। कि जी क्या कई दफ़ा होता है कि गर्मी में हम डायूरेटिक दे रहे होते हैं जिसमें से पेशाब ज़्यादा
निकल रहा है जिस्म में क्योंकि से। आपका पसीने में भी पानी निकल रहा है और आपका पानी ज़ाया हो रहा है, डिहाइड्रेशन होती है, तो आपको डाययूरेटिक की जो डोज है वो कम करनी पड़ती है। इसी तरह जो ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं उनका ब्लड प्रेशर की जो दवाई है उसकी भी डोज कम करनी पड़ती है, क्योंकि आप गर्मी में आपको पसीना आ रहा है और हब से आपको, और उसमें से आपका ब्लड प्रेशर जो है वो ड्रॉप कर सकता है, और अगर आप साथ मेडिसिन भी ले रहे हैं तो और फर्दर नीचे ड्रॉप करके इशू हो जाता है। फिर अगर डिहाइड्रेशन हो और ब्लड प्रेशर भी ड्रॉप हो तो आपके गुर्दों पे जो है वो असर उसका पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं जो करने वाली हैं, वो बहुत ज़रूरी है। इस मौसम में कोशिश ये करें कि अगर मौसम ठीक नहीं है तो फिर वॉक ना करें या एक्सरसाइज ना करें, अवॉइड करें। और स्पेशली जिस तरह कि हमने लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था कि बच्चे और बूढ़े ये ऐसे लोग हैं कि इनको बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होती है। यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ हैं। जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बताइएगा अपना मसला। जी मैं इब्रार अख्तर बात कर रहा हूँ, ये रावलपिंडी से ना। जी जी। अच्छा मैम, बात यह है कि मुझे लास्ट ईयर हार्ट अटैक हुआ ना, तो AFIC से मेरी जो एंजियोग्राफी हुई ना, तो उसमें वो उन्होंने वो जो डायग्नोज की थी TVCAD। ठीक है। और उन्होंने मतलब है जो रिपोर्ट के मुताबिक LAD में और LCX में उन्होंने मुझे स्टंट डाल दिए एक एक करके ना। सही। और जो RCA था ना, उसका उन्होंने लिखा हुआ था कि डोमिनेंट माइल्ड डिजीज इन मिड टू डिस्टल कोर्स। ठीक है। सही। तो अभी आप ठीक फील करें या कोई मसला है आपको? मैडम सुने तो, PDA इज टोटली अकोलेटेड फ्रॉम ऑस्टम क्रॉस फिल फ्रॉम लेफ्ट सिस्टम। तो दो तो उन्होंने मुझे डाल दिए, लेकिन ये RCA वाला छोड़ दिया ना। अच्छा। और मुझे और इतनी तकलीफ तो नहीं है, लेकिन मेरे बाजू में दर्द रहती है, वो नहीं खत्म हुई। चलने पे कोई तकलीफ तो चलने पर कोई तकलीफ होती है आपको? सांस वगैरह फूलना, दर्द का आना? सांस नहीं फूलता, लेकिन जब मैं चलता हूँ तो मेरे बाजू में दर्द आता है। ठीक है। और मेडिसिन वगैरह आप कोई ले रहे हैं? मेडिसिन कोई दी थी उन्होंने? जी मैडम, मेडिसिन तो मैं प्रॉपर ले रहा हूँ। ठीक है, मेडिसिन आप ले रहे हैं। तंबाकू नोशी वगैरह तो नहीं करते? शुगर वगैरह कंट्रोल्ड है आपकी? शुगर मेरी है कंट्रोल्ड है, तकरीबन दवाई तो मैं ले रहा हूँ 250, 300 रहती है। ठीक है। सही है। उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरी है 52। सही है। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। स्मोकर तो नहीं है आप? जी। आप स्मोकिंग करते हैं? नहीं, सिगरेट वगैरह पीते हैं? नहीं। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। यहाँ पर एक और कॉलर है। जी जी। मेरा सवाल थोड़ा RCA वाला जो मेरा क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा क्लियर कर देना। ठीक है, आपके सवाल का जवाब लेते हैं हम सर से। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। यहाँ पर दूसरे कॉलर हैं सर हमारे साथ। जी, कौन कहाँ से बात करें? खालिद अजीर बात कर रहा हूँ मैम। जी बताइएगा। रावलपिंडी से। मैम मेरी उम्र जो है वो 58 है। तो मैं तो जनरली जो है ना, एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। असल में मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक तरफ आप मैम डॉक्टर हैं, दूसरी तरफ तो खैर स्पेशलिस्ट हैं ही है, तो वो मतलब दोनों एक ही शोबे से हैं, तो वो सवाल को भी अच्छी तरह समझ भी रहे हैं और कन्वे भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। तो जस्ट जो है वो यही है कि आवाम की रहनुमाई के लिए कि ये जो टेस्ट होते हैं हार्ट से रिलेटेड है या LFT है, RFT है या ब्लड से रिलेटेड है, तो आवाम को जो है ना वो कितने अरसे बाद जो है ना ये टेस्ट जो है वो करवाने चाहिए कि वो मुमकिन बीमारियों से जो है ना वो बच सके? सही, बहुत अच्छा सवाल है, हम सर से पूछते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी, आई थिंक इनका ये सवाल पर्टिनेंट है। इससे पहले एक साहब ने सवाल पूछा था कि क्या क्या टेस्ट करवाने चाहिए, कि अब आपको पता चलना चाहिए। ये ब्लड टेस्ट जो है, ये जैसे इन्होंने पूछा कि ये हर 3 महीने के बाद करवा लेना चाहिए। हर 3 महीने बाद। और कई दफ़ा होता है कि आपने एक दफ़ा टेस्ट करवाया तो आपके नॉर्मल है, नेक्स्ट टाइम आप तो आपके एबनॉर्मल होते हैं और फिर कंट्रोल हो जाते हैं। और दूसरा ये है कि आपको 40 ईयर्स के बाद जो है एको और ETT एक्सरसाइज टेस्ट जो है, स्ट्रेस टेस्ट जिसे हम कहते हैं, ETT कहते हैं, वो ज़रूर करवाना चाहिए, क्योंकि कई दफ़ा छुपी बीमारी होती है तो उसमें पता चल जाता है, और कई दफ़ा जिन्हें सिम्टम्स को आप मैदे के सिम्टम समझ रहे होते हैं उसमें पता चल जाता है कि बीमारी है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ये इस हिसाब से। 40 साल के बाद सर आप कह रहे हैं कि एक एको करवा लें और ETT करवा लें, और ये ब्लड टेस्ट जो है हर 3 महीने के बाद करवा लें, ये करवा लें। जो पहले वाले आपके कॉलर्स से उनका था कि जी 3 नालियां उनकी बंद थी, जिसमें 2 खुल गई और एक की जो एक ब्रांच रह गई PDA, और वो 100% बंद थी, वो नहीं खुली।
इनकी दवाइयाँ हो सकता है कि वो खुलने के उसके चांसेस कम हो, वो 100% बंद थी, तो उसको दूसरी साइड से, लेफ्ट साइड से एलएडी की तरफ से या सरकमफ्लेक्स की तरफ से सप्लाई आ रही होती है। काफी पता था वैसे अपनी बीमारी के अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, हाँ ये अच्छी बात है कि नहीं अपनी बीमारी का पता है, नालियों का पता है कितनी बंद है, किसमें किस में स्टेंट डाला हुआ है, वो भी नालियाँ नहीं आती है, तो ये बहुत अच्छा है। आई थिंक ये पेशेंट को अगर ये चीज़ें पता हो तो बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन जब ना पता तो कोई बात नहीं, लेकिन डॉक्टर के पास अगर वो रिपोर्ट्स आ जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होती है। इनको कोई फिक्र करने वाली बात नहीं, इसका मतलब उन्होंने जो छोड़ दिया तो उसको जो पीडीए 100% बंद है उसको दूसरी तरफ से सप्लाई मिल रही है, फिक्र वाली बात है। हाँ, इनको अनजाना नहीं होना चाहिए। ये जो कहते हैं मैं चलता हूँ तो मेरे बाजू में दर्द होता है, ये दिल का दर्द है, ये अंजाइना है। इस अंजाइना को मेडिसिन के साथ कंट्रोल करना है। तो मेरे इनको ये मशवरा होगा कि वो डॉक्टर साहब जिन्होंने इनकी स्टेंटिंग की है उनके पास दोबारा जाएं और अपने नुस्खे को रीएडजस्ट करवाएं। हाँ, एक दफ़ा दो आपकी जो मेडिसिन है एडजस्ट हो जाएं, उनमें कोई नई ऐड करनी है या किसी और मेडिसिन का जो उन्होंने डोज बढ़ानी है वो बढ़ा दें, तो इंशाल्लाह ये आपके जो सिम्टम्स हैं उसी से कंट्रोल हो जाएंगे और फर्दर आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी जो नॉर्मल काम काज है वो जारी रखें। सही सर, ये दोनों सवाल बहुत ही मैं इसको मज़ेदार कहती हूँ कि बड़े अच्छे सवालात थे और बड़े इन्फॉर्मेटिव थे आवाम के लिए कि हमें एक तो टेस्ट करवाने चाहिए और जिस तरह के वो साहब थे उनको आपने कहा कि अपने तबीब को एक दफ़ा दोबारा से दिखा लीजिए। अच्छा सर, एक आपकी होती है इमरजेंसी किट, जी, बड़ी ही ज़बरदस्त, वो बताइएगा कि आप उसमें क्या रखते हैं और क्या वो हर किसी के पास होनी चाहिए? जी, वो बड़ी ज़रूरी है। आई थिंक वो ये हर एक जो है वो मेडिकल स्टोर से ये ले सकता है। एक तो होती है कि एंजासिड टैबलेट होती है। अच्छा। वो टैबलेट होती है जो हम इमरजेंसी के लिए ज़ुबान के नीचे दिल के मरीज़ को रखते हैं जब उसे सीने में दर्द होता है। और उस गोली का ये असर होता है कि वो दिल की नाली को खोल देती है, जहाँ पे तंग होती है वो खोल देती है, तो आपका दर्द ठीक हो जाता है। और वो आपने रख के ज़ुबान खड़े होकर नहीं रखनी, बैठ के रखनी है, ज़ुबान के नीचे रखनी है और फिर 3-4 मिनट इंतज़ार करना है आराम आया कि नहीं आया। सही। अगर नहीं आराम आया, लेकिन पहले ये भी हो कि सीने में सेंटर में दर्द हो रहा है, घबराहट हो रही है, दिल वाला दर्द है, बाजू में तो नहीं जा रहा, गर्दन में जा रहा है, जबड़े में जा रहा है, ये जो दर्द हो उसके लिए और हो गया और आपको घबराहट हो रही है तो बैठ के ज़ुबान की गोली रखें। अगर 1 से 3-4 मिनट के बाद आराम नहीं आता तो 4 मिनट के या 5 मिनट के बाद दूसरी गोली रख लें। दूसरी के बाद आराम नहीं आता तो तीसरी रख लें। 3 के बाद नहीं आता फिर अस्पताल जाना पड़ता है। लेकिन साथ ही साथ इसके आपके पास डिस्प्रिन की एक टैबलेट होनी चाहिए। डिस्प्रिन जो आम स्टोर से मिलती है, रैकेट एंड कोलमैन की जो डिस्प्रिन है वो चबा के आप खाएं। सर ये इसके मैं मिलीग्राम आपसे पूछूंगी कि 300 मिलीग्राम एक टैबलेट जो होती है, जो एक टैबलेट होती है डिस्प्रिन की आम, वो 300 मिलीग्राम वो वाली होनी चाहिए। वो आप चबा के खा जाए। ठीक है। उसका ये होता है कि वो चबा के खाने से वो 15 मिनट के बाद उसका असर शुरू होता है और उसका आपका जो अगर क्लॉट बना हुआ, खून जमा हुआ नाली में और वो हार्ट अटैक कर रहा है तो वो डिसॉल्व या पिघलना शुरू हो जाता है। यानी ये दोनों गोलियां जो हैं वो कितनी इम्पोर्टेंट हैं, आपकी बहुत इम्पोर्टेंट और जान सिंपल बचाने सी टैबलेट हैं जो आपके इमरजेंसी किट है और बहुत इजीली अवेलेबल हैं, इनके लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं नहीं है। वो हर घर में पड़ी होनी चाहिए, हर घर में पड़ी और स्पेशली जो दिल के मरीज है जहाँ पे वहाँ पे तो जरूर पड़ी होनी चाहिए। आपके गाड़ी में पड़ी होनी चाहिए, आपके पर्स में पड़ी होनी चाहिए, जहाँ जहाँ आप काम करते हैं ये चीज़ें पड़ी होनी चाहिए। कहीं खुदा न खासा तकलीफ होती है तो ये मेडिसिन आप खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके किसी रिश्तेदार या लव्ड वन को नहीं है लेकिन किसी को जरूरत पड़ सकती है तो आप उनको भी ये प्रोवाइड कर सकते हैं। जा रहे हैं बाजार में जा रहे हैं, वहाँ पे किसी कुछ होगा, आपके पास टैबलेट है तो आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, उनकी जिंदगी बचा सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत इजीली अवेलेबल, जिस तरह के हमने कहा। और एक पिल बॉक्स जरूर होना चाहिए गाड़ी में भी और पर्स में भी, और मैं भी हमेशा से रखती हूँ और हमारी आवाम को भी। डॉक्टर्स के पास तो उसकी गाड़ी में इमरजेंसी किट जरूर होनी चाहिए हर तरह की, क्योंकि उसके पास से ना निकला तो फिर वो बड़ी ज्यादती हो जाती है, क्योंकि वो खुद भी हेल्पलेस फील करता है कि मरीज को मदद करना चाहता है लेकिन उसके पास वो जो इमरजेंसी मेडिसिन है वो नहीं है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हर डॉक्टर के पास तो जरूर होना चाहिए, हर घर में जरूर होना चाहिए। और तीसरी जो चीज़ है वो पैच है। वो पैच आजकल अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में नहीं मिल रहा पिछले 2-3 साल से। उस पैच का कोई नाम है? उसका है, वो नाइट्रेट पैच होता है, उसे डेपोनिट पैच, DEPONIT डेपोनिट या नाइट्रोडर्म, डेपोनिट 5 मिलीग्राम का पैच है, 5 mg का वो पैच है। उसके अंदर भी एंजासिड की तरह की दवाई होती है, वो आप सीने पे बाईं तरफ चिपका देते हैं। ठीक है। और वो 24 घंटे चिपका, उसमें से मेडिसिन निकल के
आपकी जल्द में से जज़ब होती है और दिल की नालियों को खोलती तो है। सर ये तीनों चीज़ें उसी वक्त कर लेनी चाहिए या उसमें नहीं, अगर तो आपको आराम आ गया, आप जो दो चीज़ें करने वाली है, एंजियोस्टेट और डिस्प्रिन ले लें। है, ठीक है। और उसके साथ अगर 3 आपने ले ली, नहीं आराम आया तो पैच लगा के अस्पताल चल पड़े। ठीक है। होता ये है कि आपको अगर हार्ट अटैक हो रहा है और आपकी कोई इमरजेंसी है तो आपका इलाज घर से शुरू हो गया। आपका वो जो टाइम, आपने फर्स्ट टाइम जो आपने ट्रीटमेंट लेनी थी फर्स्ट एड वाली वो ले ली है, और वो जो टाइम आपका ज़ाया होना था घर से अस्पताल तक का वो यूटिलाइज हो गया। और बाय द टाइम आप अस्पताल पहुंचेंगे तो हो सकता है आपका दर्द ठीक हो जाए, आपकी ECG सेटल हो जाए और आपका जो हार्ट अटैक होने वाला वो रुक जाए। लेकिन अगर कोई इस तरह शिद्दत का है जिसमें से अस्पताल की ज़रूरत है तो फिर अस्पताल फ़ौरन पहुँचे, जितनी जल्दी पहुँच सकते हैं। और ये भी मैं नाज़रीन को ये बताऊँगा कि हर घर को पता होना चाहिए कि मुझे जब इमरजेंसी होगी दिल की या कोई, तो मेरे नज़दीक तीन कौन सा अस्पताल है जो मैं कम से कम टाइम में पहुंच सकता हूं। और नंबर भी नाजरीन आपको पता होना, 1122 इज़ द नंबर जिस पर आपने कॉल करना है। अगर एक बंदा या एक शख्स फर्स्ट एड प्रोवाइड कर रहा है तो दूसरे शख्स को इमीडिएटली इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल कर देनी चाहिए, क्योंकि एम्बुलेंस का जो अमला होता है वो काफ़ी ट्रेंड होता है, वो CPR उनको देना आता है, ALS सर्टिफाइड होता है और वो आपकी ज़िंदगी बचाने में अहम रोल अदा कर सकते हैं सर। और ये भी बड़ी अच्छी आपने बात की कि अपने करीबी दिल का जो अस्पताल है उसका भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमने जिस तरह के लास्ट प्रोग्राम में कहा था कि टाइम इज़ मसल, जितना मसल आप बचा लेंगे उतनी ही आप अपने लव्ड वन की ज़िंदगी प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। अच्छा सर, कोई मैसेज अगर आप देना चाहें हमारी आवाम को? देखिए, मैं ये देना चाहूँगा कि एक तो अपने वज़न को कंट्रोल करें। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मसला है, वज़न हमारे ज़्यादा हैं, हम चलते कम हैं और खाते ज़्यादा हैं। उल्टा साब होना चाहिए, खाएं कम और चलें ज़्यादा। ये वाला अपने वज़न को कंट्रोल करके रखें। कमर ख्वातीन की 32 से ऊपर नहीं जानी चाहिए और मर्दों की 36 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। 32, 36 इससे अगर रेड लाइन है फिर आपकी नालियाँ बंद होनी शुरू हो जाती हैं। दूसरा ये है कि रोज़ाना अपनी आदत बनाएं कि आधा घंटा वॉक करें। सही। खाना अपना सादा रखें। ठीक है। गोश्त का इस्तेमाल हफ्ते में 3 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसमें छोटा गोश्त है, मछली है या मुर्गी है, और अगर हफ्ते में 1 या 2 दिन कर लें, बाकी दिन दालें सब्जियां कर लें। और खुश्क रोटी का ज़्यादा इस्तेमाल हो, पराठे का पराठे वगैरह कम कर दीजिए और अपना वेट कंट्रोल करें। अच्छा सर, गर्म पानी पीने का भी कोई फ़ायदा होता है? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप सुबह उठकर निहार पेट गर्म पानी पिएं तो वो आपकी जो शरियाने हैं उनको खोल देता है, वज़न को भी कंट्रोल करने में हेल्पफुल साबित होता है। नहीं, देखिए ये कोई आई थिंक ये वो आपके जो है वो वाटर पाइप नहीं है जिसने पकड़ जाना है। उसमें से गर्म पानी का ये फ़ायदा होगा, पानी में कोई जरासीम है तो वो मर जाएंगे। आपके अंदर का टेम्परेचर ठीक हो जाएगा। ऐसा उसका सेहत के ऊपर उस तरीके से असर नहीं है। हाँ, पानी पीना चाहिए। गर्म पानी करके अगर पिएंगे तो, ठंडा करके पिएंगे तो उसमें जरासीम नहीं होंगे, उसमें आपका पेट ख़राब होने के बहुत कम चांसेस हैं। और अगर पानी में और कोई है चीज़ें तो वो भी ख़राब हो ठीक हो जाती हैं, आपको कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन पानी का जो इस्तेमाल है 8 गिलास तक अगर दिन में हो जाए तो आपकी हाइड्रेशन अच्छी होती है, और स्पेशली जो किडनी के ऊपर कम असर पड़ता है और आपकी जो स्किन की न्यूट्रिशन है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाती है। तो पानी का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, लेकिन गर्म या ठंडा, बहुत ठंडा भी नहीं, बहुत गर्म भी नहीं होना चाहिए, बहुत गर्म भी नहीं होना चाहिए कि उल्टा कोई जी और हाँ। मसला आपको शुरू हो लेकिन जाए। ये टोटके हैं, अगर किसी को ज़हनी तौर पे तसल्ली होती है तो होने दे, लेकिन ऐसा फ़ायदा नहीं है कि लोग इसे रूटीन बनाएं। सही, ठीक है। अच्छा सर, कोरोना का हमने देखा कि पैंडेमिक वाला एक हमने पीरियड गुजारा और वैक्सीनेशन भी बहुत सारे लोगों ने करवाई, तो ज़रा मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे कि वैक्सीनेशन का कोई असर होता है? हार्ट पेशेंट्स को करवा लेनी चाहिए? बिल्कुल जी, आई थिंक हार्ट पेशेंट को ही करवा लेनी चाहिए, क्योंकि जब कोरोना होता है तो फिर उनके ऊपर उसके कोरोना के असरात बहुत ज़्यादा होते हैं। और कोरोना के ना सिर्फ पूरे जिस्म पे असरात होते हैं, हार्ट के ऊपर बड़े असरात होते हैं। कोरोना जो है ब्लड को वो गाढ़ा करता है, थिक करता है, उसमें क्लॉट्स बनते हैं, और कई दफ़ा ब्लड जो इसकी नालियों में उसमें क्लॉट्स बनते हैं, उसको आपको हार्ट अटैक हो जाता है। और कई दफ़ा आपके मसल जो पट्टे हैं हार्ट के उनको अफेक्ट करता है, वो आपका हार्ट फेलियर और मायोकार्डाइटिस हो जाता है। तो जो कोरोना है जब हो तो आप प्रॉपर उसका इलाज करवाएं। पहले तो ये होना चाहिए कि हमारी जो सब जितने 100% वैक्सीनेशन बड़ी ज़रूरी, सारे लोगों को अपनी वो इंजेक्शन वैक्सीन ज़रूर लगवानी चाहिए। अब जो हो रहा है और जिनको शिद्दत का हो रहा है उन लोगों को हो रहा है जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई। जिन्होंने वैक्सीन लगवाई हुई है उनको होता भी है तो माइल्ड होता है। यानी वैक्सीनेशन करवाने का नुकसान नहीं है, ना करवाने बल्कि फ़ायदा है, और ना करवाने का बहुत ज़्यादा नुकसान। बहुत शुक्रिया सर, हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया है।
जी नाजरीन, आपने प्रोग्राम देखा, उम्मीद है कि पसंद आया होगा। अगले हफ्ते दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और खुलकर ज़िंदगी जिएं, वॉक ज़रूर करें। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।